जी, तो डायरेक्ट जो लाइट रिफ्लेक्स होती है ना, वो तब एक्टिवेट होती है जब आप किसी आँख के अंदर ऐसे रोशनी लगाती हैं। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना होता है, कमांड देनी होती है पेशेंट को कि वो सामने किसी दीवार पे किसी चीज़ की तरफ देखे, ठीक है? अगर डायरेक्टली वो लाइट की तरफ देखेगा, तो वो डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स के बजाय वो नियर लाइट रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है? नियर रिफ्लेक्स एक्टिवेट होने की वजह से फिर वो सही से चेक नहीं हो पाएगी डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है? इसलिए आपने उसको कमांड दे देनी है कि आप दूर किसी पॉइंट पे देखते रहें और आपने साइड से ऐसे लाइट लगानी है उसके प्यूपल में, ठीक है? तो जिस प्यूपल में लगाएँगे अगर उसी में देख रहे हैं आप कंस्ट्रिक्शन, तो ये होगी जी डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स। जबकि अगर इस प्यूपल में लगा रहे हैं और दरम्यान में ओक्लूडर रखा हुआ है आपने, या पेशेंट को कहा कि ऐसे नाक पे आप हाथ इस तरह करके रखें, ठीक है? तो दूसरे प्यूपल को देख रहे हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो रहा है कि नहीं, तो वो होगी कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स। ये काम किस तरह से हो रहा होता है, तो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, उससे आपको समझ आ जाएगी, ठीक है? देखें, इस तरह से हो रहा होता है ये काम, ठीक है? जो आँख है, आँख से क्या जब रोशनी पड़ती है ना प्यूपिल के ज़रिए से रेटिना के ऊपर, रेटिना के जो नर्व फाइबर्स हैं, ठीक है? फोटो रिसेप्टर्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाएँगे, ठीक है? और ये ऑप्टिक नर्व ऑप्टिक कियास ऑप्टिक ट्रैक के ज़रिए से ये इम्पल्स आएगी किधर, आफ्रेंट इम्पल्स, ठीक है? या आफ्रेंट पाथवे, ठीक है? ये आएगा किधर, मिड ब्रेन के अंदर। मिड ब्रेन में प्री टेक्टल जो न्यूक्लियस है ना, इसके पास इम्पल्स आएगी। इधर से प्री टेक्टल न्यूक्लियस से ये रिले होती है, मतलब दोनों तरफ जाती है। कौन से गैंग्लियन के अंदर, पैरासिम्पैथेटिक न्यूक्लियस ऑफ ओक्यूलोमोटर नर्व, ठीक है? इसको कहते हैं जी एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। कौन सा न्यूक्लियस, एडिंगर वेस्टफाल न्यूक्लियस। ये दोनों तरफ होते हैं। और ये जो एक तरफ से लाइट आई है, लाइट की रिफ्लेक्स आई है, ठीक है, अफरेंट लाइट पाथ से, ठीक है, आया है, ये आके इधर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ये देखिए रेड वाली आ रही है आके, दो ब्लू लाइंस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। इसका मतलब ये कि एक आँख में अगर लाइट पड़ रही है तो दूसरी आँख का प्यूपल भी अल्टीमेटली कंस्ट्रिक्ट होगा। तो इसी को ही कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स कहते हैं, ठीक है? ये देखें एडिंगर वास्फाल न्यूक्लियस दोनों एक्टिवेट हुए। इधर से फिर इम्पल्सेस किधर, सिलियरी गैंग्लियन में जाएंगी और शॉर्ट सिलियरी नर्व्स के जरिए से प्यूपिलरी कंस्ट्रिक्टर मसल को जाएंगी और प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है? ये होता है पाथवे किसके लिए जी, डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स के लिए। और ये डायरेक्ट आ रही है, और जबकि कंसेंसुअल ये देखें, इस वाले प्यूपल का कंस्ट्रिक्ट होगा प्यूपल, इस वाली आँख का प्यूपल, ठीक है? तो ये कंसेंसुअल लाइट रिफ्लेक्स चेक हो जाएगी। जबकि इसी का इधर जो कंस्ट्रिक्शन देख रहे हैं, लाइट भी इसी में पड़ रही है, तो ये होगी डायरेक्ट लाइट रिफ्लेक्स, ठीक है? तो फिर ये दूसरा जो होता है वो होता है स्विंगिंग लाइट टेस्ट। स्विंगिंग लाइट टेस्ट, ठीक है? फ्लैश लाइट आप इस आई में इस तरह दोनों आईज हैं जैसे ये, ठीक है? ये नो हो जाए, ठीक है? तो आप इस आई में पहले लगाते हैं लाइट, ठीक है? और उसी तरह सिमिलरली आपने नियर लाइट रिफ्लेक्स एक्टिवेशन से बचने के लिए उसको कमांड दे देनी है कि आप उधर सामने किसी ऑब्जेक्ट की तरफ देखते रहें, ठीक है? पेशेंट को बता दें। जबकि आप स्विंग करते जाएंगे लाइट को, पहले एक आंख में लगाई आपने, फिर 2-3 सेकंड के बाद दूसरी में, फिर इस तरह ऐसे स्विंग करते रहेंगे, स्विच करते रहेंगे लाइट को, ठीक है? दूर से होके, इतने करीब से नहीं, क्योंकि दूर से होके जितना डिस्टेंस रखते हैं अमूमन उतने डिस्टेंस भी रहना है, ठीक है? तो इससे ये होगा कि आप देखेंगे कि जिधर डिफेक्ट होगा ना, प्यूपल में डिफेक्ट आएगा, उधर ये होगा कि डिफेक्टिव प्यूपल जो होगा वो क्या करेगा, कंस्ट्रिक्ट करने की बजाय डायलेट करना शुरू कर देगा। तो इसको कहते हैं जी रिलेटिव अफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट। यानी एक आई तो ठीक होगी, एक का प्यूपल ज़्यादा डायलेट करना शुरू हो जाएगा लाइट के पड़ने की वजह से, ठीक है? तो रिलेटिव इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि रिलेटिव टू दी अदर आई, ठीक है? हमेशा आपने ये बात याद रखनी कि आर ए पी डी दोनों आँखों में इकट्ठा कभी भी नहीं हो सकता, ठीक है ना? ये किसी एक आई में ही होगा। किसी आई एक आई का प्यूपल ही इस तरह से अब नॉर्मली डायलेट करेगा स्विंगिंग लाइट रिफ्लेक्स के नतीजे में, ठीक है? दोनों का इकट्ठा हो ही नहीं सकता ये बात आपने याद रखनी है। यानी कि ये हमेशा यूनिलेटरल होता है,
और दूसरी ये कि ओपेसिटीज़ जब बनी हो ना, ओपेसिटीज़ आइज़ में, यानी कि कॉर्निया का कोई स्कार बन गया, कैटरैक्ट है अगर आई में, या फिर विट्रेस हेमरेज हुई हुई है, तो कभी भी आपको आरएपीडी नहीं मिलेगा, मिल ही नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि ज़ाहिर एक्टिवेशन नहीं हो रही, तो हम कह नहीं सकते कि लाइट पड़ रही है और प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना, इसलिए वो ज़ाहिर है स्विंग तो होगी नहीं लाइट, क्योंकि उधर पहले ही ओपेसिटी बनी हुई है। तो आरएपीडी इस सूरत में भी नहीं होगा, दो सूरतों में, एक कौन सी सूरत कि दोनों आंखों में इकट्ठे कभी नहीं हो सकता, ये यूनिलेटरल होता है, और दूसरा ये कि जो ओपेसिटीज़ हैं आई की, यानी कैटरैक्ट हो गया, उसके अलावा कॉर्नियल स्कार हो गया, या फिर क्या हो गया जी, विट्रस हेमरेज, ये तीनों बातें अगर हो तो आरएपीडी नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिल सकता, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये किन सूरतों में नहीं मिलेगा, आरएपीडी नहीं मिलेगा, किस सूरत में नहीं मिलेगा, और आरएपीडी यानी रिलेटिव आफ्रेंट पिपुलरी डिफेक्ट किस सूरत में मिलेगा, ये तो मैंने आपको बताया नहीं कि किस सूरत में मिलेगा, आपने पूछा भी नहीं। तो ये मिलेगा जी ऑप्टिक न्यूराइटिस में, यानी ऑप्टिक न्यूरोपैथी, कोई भी ऑप्टिक नर्व की पैथोलॉजी होगी ना, उसमें ये मिलेगा, क्योंकि ज़ाहिर है सिलियरी नर्व्स भी किसके ज़रिए से वापस आ रही थी, ऑप्टिक पाथवे के ज़रिए से ही आ रही थी ना, ऑप्टिक नर्व के ज़रिए से, ठीक है। या दूसरा ये सिचुएशन हो सकती है कि रेटिनल डैमेज एक्सटेंसिव, एक तो ये सूरत हो गई ऑप्टिक न्यूरोपैथी, दूसरी एक्सटेंसिव रेटिनल डैमेज, यानी सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, ठीक है, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन अगर हुई हो तब भी आपको ये मिलेगा आरएबीडी, रिलेटिव आफ्रेंट पिपुलरी डिफेक्ट, और ऑप्टिक न्यूरोपैथी में भी मिलेगा ये, ठीक है। जबकि किस सूरत में नहीं मिलेगा, तो ये बाइलेटरल का भी नहीं हो सकता, यानी दोनों आंखों में इकट्ठा नहीं मिल सकता, और दूसरा आई की ओपेसिटीज में नहीं मिल सकता, ठीक है। ओके, जो इसकी ग्रेडिंग होती है जी, जो होता है ना रिलेटिव आफ्रेंट पिपुलरी डिफेक्ट आरएपीडी, इसकी होती है ग्रेडिंग, ग्रेड 1 2 3 4, चार तरह के ग्रेड होते हैं। पहले इनिशियल अगर आरएपीडी है, डिफेक्ट इनिशियल स्टेज में है ऑप्टिक नर्व में या कहीं, ठीक है, रेटिना में, तो क्या होगा जी, पहले इनिशियल कंस्ट्रक्शन होगी प्यूपिल की स्विंग लाइट पे, और फिर डायलेट करेगा। ग्रेड 2 में ये होगा कि इनिशियल कंस्ट्रक्शन कोई नहीं होगी, इनिशियल कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, जबकि थोड़ी देर के बाद यानी डिले डायलेशन होगी, डिले डायलेशन, कंस्ट्रक्शन नहीं हो रही, खाली डायलेशन हो रही है, लेकिन वो भी थोड़ी देर के बाद हो रही है, ठीक। ग्रेड 3 में क्या होगा जी, ग्रेड 3 में ये होगा कि इमीडिएट डायलेशन होगी, ठीक है ना, मतलब इमीडिएट, बहुत जल्दी से डायलेशन ही होगी, और वो लेकिन क्या होगी जी, 50% लार्जर देन नॉर्मल, यानी नॉर्मल जितना पीपल डायलेट होता है ना, उससे लेस देन 50% डायलेट होगा, ठीक है। जबकि ग्रेड 4 में क्या होगा जी, इमीडिएट डायलेशन, लेकिन वो डायलेशन मोर देन 50% ऑफ द नॉर्मल होगी, ठीक है। नॉर्मल से, नॉर्मल जितना पीपल कितना 5 mm से ज़्यादा होता है ना, तो उससे 50% ज़्यादा क्या होगा, इमीडिएट डायलेशन हो जाएगी उसकी ग्रेड 4 में। तो आपको पता लग जाएगा कि आरएपीडी का लेवल कौन सा है, ये देख के, ये चीज़ें चेक करके, ठीक है। आगे हम एरिजल एबर्ट्स रॉबर्टसन प्यूपल, एरिजल रॉबर्टसन प्यूपल पढ़ेंगे। ये आरएपीडी चेक करने वाला ये जो मैंने अफरेंट प्यूपल डिफेक्ट बताया आपको, ये इसको कहते हैं जी मार्कस गन प्यूपल। कौन सा प्यूपल, मार्कस गन प्यूपल, ठीक है, इस सिचुएशन को।
जबकि नेक्स्ट हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है एरिजल रॉबर्टसन प्यूपल। ओके जी, तो देखिए एरिजल रॉबर्टसन प्यूपल क्या होता है जी, इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं कि जब भी आप लाइट रिफ्लेक्स चेक करेंगे, प्यूपल के अंदर आपने रोशनी लगाई, ठीक है, दोनों तरफ की आइज़ में, ठीक है, और लाइट लगाई जब आपने, तो आपको लगा कि प्यूपल क्या है जी, छोटा है, कंस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है, डायलेट करना इसको मुश्किल है। लाइट लगा के, लाइट लगाने से तो वैसे ही कंस्ट्रिक्ट होता है, लेकिन लाइट हटाएंगे फिर भी वो डायलेट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि एक ये सिचुएशन होगी, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन ये होगी पहले, ठीक है। दूसरा क्या होगा, ये इरेगुलर होगा, स्मॉल होगा, छोटा हुआ होगा प्यूपल, ठीक है, कंस्ट्रिक्ट हुआ होगा। दूसरा, ये डिफ़िकल्ट टू डायलेट होगा, डायलेट नहीं हो सकेगा, ठीक है। और बाइलेटरल ये कंडीशन प्रेजेंट होती है, यानी कि एक तरफ भी होगी और दूसरी तरफ भी होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दोनों तरफ कंस्ट्रिक्ट एक जैसा ही हुआ। ये इरेगुलरिटी हो सकती है, एक ज़्यादा कंस्ट्रिक्ट हो सकता है, दूसरा शायद कम कंस्ट्रिक्ट हुआ होगा, ठीक है। जबकि इसमें लाइट रिफ्लेक्स जो है ना, वो आपको नहीं मिलेगी। वही बात होती है ना, लाइट रिफ्लेक्स क्या होती है कि पीपल सही से कंस्ट्रिक्ट करे और फिर लाइट हटाने पे डायलेट भी करे, लेकिन ये लाइट रिफ्लेक्स नहीं मिलेगी, यानी वो डायलेट करेगा ही नहीं। जबकि नियर रिफ्लेक्स जो है ना, वो नॉर्मल होगी। नियर रिफ्लेक्स ये है कि एकोमोडेशन जिसको कहते हैं, कि दूर देख रहा है अगर बंदा तो डायलेट होता है पीपल, करीब देख रहा है तो कंस्ट्रिक्ट होता है, तो इसको नियर रिफ्लेक्स कहते हैं। नियर रिफ्लेक्स ठीक होगी इसमें, जबकि लाइट रिफ्लेक्स नॉर्मल नहीं होगी, अब नॉर्मल होगी, लाइट की वजह से ये काम प्यूपल ठीक नहीं करेगा। अच्छा, ये काम हो क्यों रहा होता है कि लाइट रिफ्लेक्स तो नॉर्मल नहीं है जबकि नियर रिफ्लेक्स ठीक है? दोनों ने काम तो प्यूपल में ही करना है, लेकिन इसलिए ये चीज़ अब नॉर्मल होती है क्योंकि यहाँ पे लेयन जो होती है ब्रेन में, वो हो रही होती है डोर्सल मिड ब्रेन पोजीशन पे, यानी मिड ब्रेन के डोर्सल हॉर्न में लेयन आ जाएगी, क्योंकि वो चीज़ सप्लाई कर रही होती है डोर्सल हॉर्न प्री टेक्टल से एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस को। आपको मैंने जो डायग्राम दिखाई थी, ठीक है, तो प्री टेक्टल से एडिंगर वेस्टफॉल न्यूक्लियस में इम्पल्सेस नहीं आएंगी, तो उसकी वजह से प्यूपल लाइट की वजह से कंस्ट्रिक्ट नहीं होगा। जबकि वेंट्रली लोकेटेड जो न्यूरॉन्स है ना, मिड ब्रेन में ही वेंट्रल जो न्यूरॉन्स हैं, उनका काम होता है नियर रिफ्लेक्स में, तो ये ठीक रहेंगे, इनमें डिफेक्ट नहीं आया, लेयन नहीं आएगी, इसलिए जो नियर लाइट रिफ्लेक्स है वो प्रेजेंट होगी। कौन सी? नियर लाइट, नियर रिफ्लेक्स, ठीक है, नियर रिफ्लेक्स ठीक होगी, जबकि लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट होगी, मैंने बता दिया इस वजह से एब्सेंट होगी, ठीक है। और वेंट्रली लोकेटेड न्यूरॉन्स ठीक है, इस वजह से नियर रिफ्लेक्स ठीक होगी। तो ये हो गया जी एरिजिल रॉबर्टसन प्यूपल, ठीक हो गया। इसकी काजेज़ क्या हो सकती हैं जी? इसकी काजेज़ डिफरेंट हो सकती हैं। सिफिलिस हो सकता है, सिफिलिस आपको पता है कि बीमारी है एक, सिस्टेमिकली ये स्प्रेड करेगा और फिर ब्रेन में लयन कर देगा। और मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक और डिजीज़ का नाम है जिसमें ये काम होता है जी। कौन सा? मल्टीपल स्क्लेरोसिस। डायबिटीज़ मिलाइटस के जो पेशेंट होते हैं उनमें ये एरिजिल रॉबर्टसन प्यूपल पाया जाता है। अल्कोहलिज्म हो, ट्रॉमा हुआ हो, सर्जरी हुई हो, तो सर्जरी की वजह से डैमेज हो सकता है ना, ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है कि ब्रेन इंजरी हो गई किसी को, किसी ने अल्कोहल बहुत ज़्यादा पी हुई है, ठीक है, शराब जिन लोगों ने पी होती है ना, उनके प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हुए होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टिगेशन के लिए आप क्या यूज़ करते हैं जी? कोकेन यूज़ करते हैं 4 to 10%, ठीक है। और जो अफेक्टेड प्यूपल होता है वो डायलेट नहीं करता, जबकि दूसरे जो प्यूपल अफेक्टेड नहीं होगा वो डायलेट कर जाएगा, ठीक है। ओके, तो जो एडीज पीपल होते हैं ना, टॉनिक पीपल, एडीज पीपल में होता है ये कि प्रेजेंटेशन जो होगी ना पेशेंट की, यूनिलेटरल, यानी एक ही आई में जब आप ऐसे डालेंगे लाइट, ठीक है, तो एक ही आई में होगा, ये हमेशा दोनों में नहीं होगा। जबकि जो एरिजल रॉबर्टसन पीपल मैंने आपको बताया है, वो दोनों आइज़ में होता था, ये एक में होगा, ये डिफरेंस हो गया। दूसरा ये कि इसमें भी उस एरिजल पीपल की तरह क्या होगा जी, लाइट रिफ्लेक्स एब्सेंट होगी, लेकिन हो भी सकती है कि प्रेजेंट हो, लेकिन वो स्लो होगी। जबकि नियर रिफ्लेक्स जो है वो वेरी स्लो होगी, ठीक है ना, उसमें भी यही काम हो रहा था, लेकिन वो बाइलेटरल था, जबकि ये यूनिलेटरल है, ठीक है। अब इसकी काजेज़ भी आइडियोपैथिक हो सकती हैं, यानी अननोन काजेज़ हैं, ठीक है, सिफिलिस की वजह से, डायबिटीज़ की वजह से, ट्रॉमा, सर्जरी की वजह से हो सकता है, ठीक है, जबकि वायरल इन्फेक्शन भी ये काज कर सकता है। और इसमें लयन अलबत्ता कहाँ हो रही होती है? उसमें किधर हो रही थी जी? डोर्सल हॉर्न ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है ना, जो प्रीटेक्टल एरिया से किधर ले जा रही थी इम्पल्सेस, और रिंगर वास्फाल तक उधर लयन आ रही थी, जबकि इसमें किधर आ रही है? इसमें
शॉर्ट सिलियरी नर्व्स और सिलियरी गैंग्लियन, या तो सिलियरी गैंग्लियन या सिलियरी गैंग्लियन में लेजन आ रही होती है, ठीक है ना। आपको पता है ना सिलियरी गैंग्लियन मैंने आपको दिखाया था किधर होता है, ये देख लेंगे, ये होता है सिलियरी गैंग्लियन, या तो यहाँ पे लेजन आ रही है या फिर इससे आगे सिलियरी नर्व्स में लेजन आ रही है, ठीक है। जबकि ये कौन सा है जी, एडीज प्यूपल में, ठीक। जबकि जो रॉबर्टसन प्यूपल में, हाँ तो एडीज प्यूपल में गैंग्लियन में या लेजन आ रही है या इधर शॉर्ट सिलियरी नर्व्स में। जबकि जो एरिजियल रॉबर्टसन प्यूपल था उधर किधर आ रही थी लेजन, यहाँ पे इस प्रीटेक्टल न्यूक्लियस से, यहाँ पे जो एडिंगर वेस्टफाल में न्यूक्लियस में ले जा रही है ना गेम्पल से, इनमें यहाँ पे डोर्सल हार्न में, ठीक है, आ रही थी लेजन। जबकि वेंट्रल पार्ट स्पेयर था, उसकी वजह से जो है तो नियर रिफ्लेक्स ठीक थी, ठीक है। ओके, तो इसमें इन्वेस्टिगेट करने के लिए आप क्या करते हैं जी, वीक कंसंट्रेशन यानी 0.1% पाइलोकार्पिन देते हैं, ठीक है। ये जब देते हैं आप पेशेंट को तो कंस्ट्रिक्शन जो है ना वो हो जाती है, क्योंकि किसकी वजह से होती है, डीनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से, जबकि नॉर्मल पीपल में ये नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि इतनी स्मॉल अमाउंट में नॉर्मल पीपल पाइलोकार्पिन को रिएक्ट नहीं करेगा। जबकि जो लेजन वाला पीपल होगा वो डीनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से कंस्ट्रिक्ट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना। ओके जी, तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं हॉर्नर सिंड्रोम। देखिए जी, हॉर्नर सिंड्रोम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये आपने फार्मा भी पढ़ा होगा जी थर्ड ईयर में, ठीक है, कि कौन कौन सी ड्रग्स देते हैं इसको चेक करने के लिए, ठीक है। तो इसमें होता क्या है कि पीपल जो है ना पेशेंट का वो मायोसिस हुई होती है उसको, या मायोस्ड होता है, ठीक है, इनकंस्ट्रिक्ट हुआ होता है, ठीक है। किस वजह से मायोस्ड होता है, क्योंकि देखिए ये हॉर्नर सिंड्रोम रिलेटेड है सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ, ठीक है। बाकी जो हमने पहले वाले सारे सिंड्रोम पढ़े ना वो पैरासिम्पैथेटिक के साथ थी, ये सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के साथ, यानी सिंपैथेटिक सप्लाई मैंने आपको चैप्टर के शुरू में बताई थी ये बात, कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है तो डायलेटर प्यूपिलाई को सप्लाई कर रहा होता है, यानी कौन से मसल्स को, दो मसल्स बताए थे ना, एक ये कंस्ट्रिक्टर और पैरासिम्पैथेटिक वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया, हम अब डायलेटर वाला पढ़ रहे हैं, ठीक है। और बाहर वाले जो डायलेटर ये वाले, अब हम डायलेटर वाले इनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। इनको कौन सप्लाई कर रहा था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो हुआ क्या कि पैरालिसिस होगी सिंपैथेटिक, या गैंग्लियन में होगी, या फिर सेंट्रल लेजन प्री गैंग्लियनिक हो सकती है, पोस्ट गैंग्लियनिक हो सकती है लेजन, ठीक है। उसके वजह से होगा क्या, मायोसिस एक तो होगी, डायलेटर मसल की ज़ाहिर पैरालिसिस हो जाएगी लेजन की वजह से, तो पीपल क्या हो जाएगा जी, कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये डायलेट कराने वाले मसल ही पैरालाइज हैं, हो ही नहीं रहे कंस्ट्रिक्ट, ठीक है। यहाँ आपने हमेशा याद रखना, कंफ्यूज नहीं होना, ये हमेशा जब कंस्ट्रिक्ट होते हैं ना ये छोटे हो जाते हैं तो प्यूपल को डायलेट कराते होते हैं, ठीक है। तो जब ये कंस्ट्रिक्ट ही नहीं हो रही क्योंकि इनकी पैरालिसिस हो गई है, ये ऐसे ही पड़े रहेंगे लंबी पोजीशन में, तो ये कंस्ट्रिक्ट ही रहेगा प्यूपल, ठीक है ना। तो कंस्ट्रिक्ट रहेगा तो इसको कहेंगे मायोसिस, ठीक है। तो मायोसिस होगी। दूसरी चीज़ क्या होगी, टोसिस होगी। टोसिस क्यों होगी, टोसिस क्योंकि मुलर मसल जो है ना, मुलर मसल अपर आईलिड में पढ़ा था हमने, वो क्या कर रहा होता है, आईलिड को उठा रहा होता है ऊपर, जबकि उसको भी सप्लाई यही सिंपैथेटिक नर्व कर रही थी, ठीक है। तो सिंपैथेटिक गैंग्लियन में या कहीं नर्व में डिफेक्ट आ गया तो वो भी आईलिड ऊपर से ड्रूप कर जाएगा आई के ऊपर, तो टोसिस हो जाएगी, ठीक है। तीसरी क्या जी, इन्वर्स टोसिस हो जाएगी, वो इस वजह से होगी क्योंकि लिड, लोअर लिड जो लोअर आईलिड है उसके अंदर एक मसल होता है जिसको कहते हैं लोअर लिड रिट्रैक्टर मसल, ठीक है। तो वो क्या करता होता है जी, लिड को रिट्रैक्ट करता होता है, वो रिट्रैक्ट जब नहीं करेगा क्योंकि उसको भी यही सप्लाई आ रही थी सिंपैथेटिक, तो ये सप्लाई कट ऑफ हो गई तो उसकी एलिवेशन हो जाएगी, ठीक है। तो इन्वर्स टोसिस भी इसको कहते हैं, मतलब ये आई है तो इसका नीचे वाला, हालांकि लिड जो है वो नीचे होना चाहिए, ये नीचे की बजाय ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला जो है तो वो ऊपर होना चाहिए, ऊपर की बजाय से नीचे ड्रूप किया होगा, ठीक है, जबकि प्यूपल कंस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है, ये सिचुएशन आ जाएगी, ठीक हो गया। अब मेन जो चीज़ है वो आपने देखनी है कि और क्या मिलेगा इसमें, एनहाइड्रोसिस मिलेगी आपको, ठीक है, एनहाइड्रोसिस मिलेगी सिर्फ एक ही साइड पे,
ठीक है, एक फेस की एक साइड पे। हेट्रोक्रोमिया आपको मिलेगा इसमें, क्योंकि ये कंजेंटल कंडीशन भी हो सकती है जबकि एक्वायर्ड भी हो सकती है। ठीक है, कंजेंटल में क्या हेट्रोक्रोमिया यानी आपको आइरिस के कलर डिफरेंस भी मिल सकते हैं, चेंज हुए हुए कलर्स। ठीक है, तो इसको चेक कैसे करते हैं जी, ये मेन चीज़ जो है चेक करना इसको। अब इधर आपकी इन्वॉल्व होगी फार्मा। ओके जी, तो जो हॉर्नर सिंड्रोम होता है ना, इसमें इटियोलॉजी की बात करेंगे, यानी ये काजेज़ क्या हो सकती हैं। तो ये लाइन हो सकती है कि फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन की, फर्स्ट ऑर्डर की, सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन की, या थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन की। ठीक है, ये क्या होते हैं जी, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन आपको पता है कि सीधा सीधा ब्रेन के अंदर जो चीज़ें होंगी, ठीक है, जो नर्व्स होंगी, ब्रेन स्टेम हो सकते हैं। ठीक है, ट्रॉमा हो सकता है ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड का ट्यूमर हो सकता है, सीएनएस का। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड भी सीएनएस में आएगा। मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो सकती है, और सिरिंजोमाइलिया। ठीक है, ये कंडीशन हो सकती है। जबकि सेकंड जो ऑर्डर न्यूरॉन लाइन है वो किधर होता है जी, प्री गैंग्लियॉनिक। ये गैंग्लियॉन मैंने बनाया, गैंग्लियॉन से पहले ये प्री है और ये पोस्ट है। ठीक है, यहाँ पे प्री गैंग्लियॉनिक लाइन आ गई तो ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन लाइन इसको कहेंगे। फर्स्ट ऑर्डर किधर, सीएनएस में, ये फर्स्ट ऑर्डर होता है। ठीक है, सेकंड ऑर्डर ये प्री गैंग्लियॉनिक, और थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन किधर होते हैं, ये पोस्ट गैंग्लियन, गैंग्लियन के बाद। ये गैंग्लियन है और गैंग्लियन के बाद ये थर्ड ऑर्डर होते हैं। ठीक है, ये होते हैं सेकंड ऑर्डर। ठीक हो गया, तो सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन में अगर लेयन है तो वो क्या हो सकता है जी, पेन कोज ट्यूमर हो सकता है, थायराइड कैंसर हो सकता है इधर। ठीक है, सेकंड ऑर्डर में वर्टिब्रल मेटास्टेसिस हो सकती है किसी भी ट्यूमर की, कहीं से भी ट्यूमर क्या वर्टिब्री में चला गया हो। ठीक है, सब क्लेवियन एनोरिज्म हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि सब क्लेवियन के साथ साथ ये मूव कर रहा था ना, सिंपैथेटिक गैंग्लियन और ये सिंपैथेटिक फाइबर्स पूरे। ठीक है, ट्रॉमा हो सकता है, सर्वाइकल रिब कंडीशन एक है, ठीक है ना, तो वो हो सकती है। पोस्ट गैंग्लियोनिक थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में लेकिन कहाँ हो सकती है, कैरोटिड आर्टरी डाइसेक्टिंग इनोरिज्म, यानी कैरोटिड आर्टरी में इनोरिज्म आ गया, बल्ज आ गया, उसकी वजह से ये साथ साथ क्योंकि जा रहा था ये पूरा सिंपैथेटिक फाइबर, तो उसमें ज़ाहिर कंप्रेस हो जाएगा ये, तो इस वजह से क्या होगा जी, लेगिन आ सकती है। उसके अलावा कवर्नस साइनस सिंड्रोम जो है, कवर्नस साइनस भी इसके रिलेटेड है, इसके आसपास की चीज़ें, तो उसमें प्रॉब्लम होगी तो इसमें भी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब हम चेक कैसे करते हैं कि कोकेन देते हैं। पहले कोकेन क्या कंफर्म करती है कि आया कि हॉर्नर सिंड्रोम है या नहीं है, या तो होगा या नहीं होगा। अब किस सूरत में होगा, किस सूरत में नहीं होगा, ये एक्चुअली करेगी क्या, ब्लॉक करेगी रीअपटेक ऑफ नोरेपिनेफ्रिन। अब आपको पता है कि नोरेपिनेफ्रिन किधर जो है तो रिलीज हो रहा होता है, यहाँ पे पोस्ट गैंग्लियॉनिक, पोस्ट गैंग्लियॉनिक गैंग्लियन के बाद जो ये टर्मिनल है ना, यानी कि सीधा सीधा मसल के ऊपर जो आके लगेगा, ठीक, डायलेटर मसल्स के ऊपर, यहाँ पे नोरेपिनेफ्रिन रिलीज हो रही होती है। ठीक है, कोकेन का काम क्या होता है, ये इसकी रीअपटेक को, आपको पता है कि जिधर साइनेप्स बन रहा है, ठीक है, उधर न्यूरोट्रांसमीटर पहले रिलीज हो रहा होता है, फिर रीअपटेक भी हो जाती होती है। जबकि रीअपटेक को ब्लॉक कर दिया जाए तो ये सिर्फ रिलीज ही करता रहेगा, तो रिलीज करेगा, तो इसका काम क्या है, नोरेपिनेफ्रिन का काम इन मसल्स को, ये जो ये वाले मसल्स हैं इनको नहीं, बल्कि इनके बाहर वाले मसल्स को, इन मसल्स को सप्लाई करना, इन मसल्स को ये सप्लाई करती थी, तो पीपल क्या हो जाता था, ये डायलेट हो जाता था। ठीक है, डायलेट हो जाता था। अब लेयन अगर इधर आ गई है, ठीक है, किसी पोजीशन में भी इधर आ गई, इधर आ गई कहीं भी, तो ये नॉरेपिनेफ्रिन तो रिलीज ही नहीं होगा, तो रीअपटेक कहाँ से होगा, बात है ना, ये तो रिलीज ही नहीं हो रहा होगा क्योंकि पीछे ही लेयन आ गई है कहीं। ठीक है, तो अगर सिंड्रोम प्रेजेंट है तो रीअपटेक नहीं होने देगा, तो पीपल डायलेट होगा। जबकि अगर पीपल क्या होगा जी, डायलेट होगा नॉर्मल सिचुएशन में। जबकि अगर लेयन आ गई है, यानी सिंड्रोम प्रेजेंट है, हॉर्नर सिंड्रोम, तो फिर डायलेट नहीं होगा पीपल। ठीक हो गया, ये कोकेन से हम कंफर्म करेंगे। दूसरा हाइड्रोक्सी एम्फेटामाइन है, 1% देते हैं, कितने परसेंट जी, 1% देते हैं। ये क्या चेक करता है और कैसे करता है,
ये प्रमोट करता है रिलीज ऑफ नोरेपिनेफ्रिन फ्रॉम टर्मिनल एक्सॉन। यहाँ पे ही ये कोकेन क्या कर रहा था, इसको रीअपटेक नहीं होने देगा, जबकि नोरेपिनेफ्रिन को ये क्या करेगा, हाइड्रोक्सीएम्फेटामाइन, ये इसको रिलीज कराएगा, प्रमोट करेगा इसकी रिलीज को। अगर पहले नहीं भी रिलीज हो रही थी तो ये ज़बरदस्ती रिलीज कराएगा इसको, ठीक है। अब ज़बरदस्ती रिलीज ये कराएगा तो इससे क्या पता लगेगा हमें, इससे ये पता लगेगा कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन क्या है, इंटैक्ट है। इंटैक्ट ये मतलब ज़ाहिर है ये इंटैक्ट होगा, इधर लेजन नहीं होगी तभी तो ये रिलीज करेगा कुछ, ठीक है। दूसरा क्या ये बताएगा कि ये अगर इंटैक्ट नहीं है, इधर लेजन आ गई है पोस्ट गेंगलियन के बाद, तो प्यूपल डायलेट नहीं होगा, ठीक है। इसका काम क्या था, रिलीज नॉरएपिनेफ्रिन के रिलीज को प्रमोट कराना। प्रमोट कराएगा तो क्या होगा, इनको सप्लाई जाएगी और ये कंस्ट्रिक्ट होंगे, प्यूपल डायलेट होगा। ये नॉर्मल यानी ये शो करेगा कि इस लेवल पे कोई लेजन है या नहीं थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन पे। जबकि ये प्रमोट नहीं होगा, ये रिलीज ज़ाहिर होगा ही नहीं। किस सूरत में, अगर इस पूरे एरिया में यानी कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन में या पोस्ट गैंग्लियोनिक पोजीशन पे कोई लेजन है तो, ठीक है। और प्री गैंग्लियोनिक अगर लेजन है ना, प्री गैंग्लियोनिक गैंग्लियन से पहले वाले एरिया में सेंट्रल लेजन भी है सीएनएस के लेवल पे, तो फिर भी क्या होगा, ये प्यूपल डायलेट होगा क्योंकि इधर वो प्रमोट करा रहा होगा, ठीक है। इसके लिए बस ये ज़रूरी है कि थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन यानी पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर इंटैक्ट हो, ठीक है। तो ये चीज़ कंफर्म करता है हाइड्रोक्सीएम्फेटामाइन, ठीक है। तीसरा है जी फिनाइलाफ्रीन। फिनाइलाफ्रीन हमें ये भी कंफर्म करके दे देगा कि यहाँ पे लेजन है, यहाँ पे ये, यहाँ पे। कोकेन क्या कर रहा था, सिर्फ कंफर्म कर रहा था कि आया कि हॉर्नर सिंड्रोम है या नहीं, पता लग गया। उसके बाद हमने पता लगाना है कि कहाँ पे लेजन है, वो पता लगाने के लिए यानी हमने ये पता लगाना है कि पोस्ट गैंग्लियोनिक जो न्यूरॉन है वो इंटैक्ट है या नहीं, यानी इस पे लेजन है या नहीं। इसके लिए हाइड्रोक्सीएम्फेटामाइन। जबकि फिनाइलेफ्रिन ये होता है जी 1%, ये क्या पता लगाएगा कि यहाँ लेजन है, यहाँ है क्या, यहाँ है। सबसे अच्छा तो ये हो गया ना फिर, तो ये कैसे पता लगाएगा, ठीक है। इसका काम क्या होता है जी, ये करेगा क्या जी, पोस्ट गैंग्लियोनिक लेजन अगर है तो उस सूरत में फिनाइलेफ्रिन क्या करेगा, डीनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी करेगा, ठीक है ना। यानी यहाँ पे अगर लेजन है तो डीनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि नर्व जिधर से कट ऑफ हुई है ना, उसी जगह को ये हाइपर स्टिमुलेट कर लेगा तो प्यूपल डायलेट होगा, ठीक है। दूसरा ये क्या करेगा, दूसरा ये करेगा कि प्यूपल को डायलेट ज़्यादा करा देगा, एकदम से बहुत ज़्यादा डायलेट करा देगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि जो है तो ये नॉर्मल तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मल में तो नॉर्मल डायलेशन होती है, ठीक है। जबकि डीनर्वेशन हाइपर सेंसिटिविटी लेजन की सूरत में ये होगा कि इधर लेजन है तो पता लग जाएगा हमें कि ये बहुत जल्दी से प्यूपल डायलेट होगा और ज़्यादा मिकदार में डायलेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये काम था फिनाइलेफ्रिन का। ओके जी, तो दो और कंडीशन हैं, अमेरियोटिक प्यूपल और प्यूपल ऑफ कोमा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी, ये आपको हर जगह पे काम आएंगी, इसलिए आप इनको अच्छे से समझ लें, ठीक है। अमेरियोटिक प्यूपल का क्या मतलब होता है, जो लोग ब्लाइंड होते हैं ना, जिनकी एक आई ब्लाइंड होती है, उनमें अमेरियोटिक प्यूपल आपको मिलेगा, तो उसको क्या कहेंगे, अमेरियोटिक प्यूपल। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो ब्लाइंड आई है ना, मिसाल के तौर पर ये आई है और ये आई है, ठीक है, ये ब्लाइंड आई है, ठीक है। इसमें होगा क्या, ये ठीक आई है, ठीक है। इसमें होगा ये कि परसेप्शन ऑफ लाइट नहीं होगी ब्लाइंड आई में, ठीक है। परसेप्शन ऑफ लाइट नहीं है तो इधर दूसरी चीज़ क्या मिलेगी जी, टोटल ऑफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट मिलेगा। मतलब क्या कि स्विंग लाइट पे या स्विंग लाइट रिफ्लेक्स जब चेक करेंगे तो आपको मतलब ये डायलेटेड ही मिलेगा, ठीक है ना, फुल्ली डायलेट हुआ होगा, मतलब टोटल ऑफरेंट, रिलेटिव नहीं है, ठीक है। टोटल ऑफरेंट प्यूपिलरी डिफेक्ट होगा। और तीसरी क्या चीज़ थी कि लाइट आप जब इस आई में शाइन करेंगे ना, तो क्योंकि इससे तो परसेप्शन ही नहीं है लाइट की, ब्लाइंड आई है, परसेप्शन जब नहीं है तो इसकी वजह से कंसेंजुअल लाइट रिफ्लेक्स इसमें स्टिमुलेट नहीं होगी, ठीक होगा। और ये वाला प्यूपल जो है
कंस्ट्रिक्ट भी नहीं होगा, ठीक है। जबकि ये सही वाली जो आँख है उसमें जब आप डालेंगे लाइट, तो उसकी वजह से ये वाली जो आई है इसका प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट भी होगा, यानी कंसेंट्रल लाइट रिफ्लेक्स भी ठीक होगी। इस आई में जब डाल रहे हैं, ठीक वाली आई में, ये ख़राब आई है, ब्लाइंड आई है, ठीक। इसमें तो पहले आपने चेक किया ना, परसेप्शन भी नहीं थी लाइट की, उसको नहीं नज़र आ रहा थी लाइट कि आ रही है नहीं आ रही। दूसरा ये इसकी वजह से इसमें कंसेंट्रल नहीं होगी, ठीक है। ये तो बात है। और प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट इसका नहीं करेगा लाइट डालने में, बल्कि डायलेटेड होगा, ठीक। जबकि इसमें लाइट डालेंगे तो इसका प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा, कंसेंट्रल लाइट रिफ्लेक्स इसकी ठीक होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि पाथवे पीछे सेम था, प्रीटेक्टल से अडिंगलवाश फाल पे दोनों की तरफ इम्पल्सेस आ रही थी, ठीक। क्योंकि उसमें तो मसला नहीं है ना, ट्रैक में मसला नहीं है, बल्कि आई में मसला है, ब्लाइंड है, आई है, नर्वस सिस्टम ब्लाइंड नहीं है, ठीक है। तो इसकी वजह से प्यूपिल कंस्ट्रिक्ट होगा, रिएक्शन करेगा लाइट की वजह से। इससे लाइट, इस आई में जब लाइट आएगी तो उसकी वजह से इधर रिएक्शन मिलेगा, ठीक है, गुड रिएक्शन। बोथ पीपल जो होंगे आपको दोनों सेम ही मिलेंगे, मतलब कंस्ट्रिक्ट किए हुए जब इधर डाल रहे हैं लाइट, क्योंकि जाहिर है एक ही तरह के स्टिमुलस पीछे से आएगा दोनों तरफ, वो दोनों को सेम ही कंस्ट्रिक्ट करेगा, ठीक। तो ये हो गया जी हेमरेटिक प्यूपिल, इस कंडीशन को कहते हैं, ये ब्लाइंड आई के लिए यूज़ होती है, ब्लाइंड आई को एक्सेस करते हैं तो उस कंडीशन को कहते हैं, ठीक। जबकि प्यूपिल ऑफ कॉमा ये है ना कि कोमाटोज पेशेंट जो होते हैं, यानी जो बेहोश हुए हों, ठीक है, बेहोश हुए हुए बंदे जो होते हैं उनको आप लिखाएंगे ना, लाइट रिफ्लेक्स चेक करेंगे तो पुअर लाइट रिफ्लेक्स होगी, ठीक है। डायलेटेड प्यूपल होगा, क्या होगा जी? प्यूपल डायलेटेड होगा, कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा लाइट लगाने पे, ठीक है ना। पुअर लीड मतलब बहुत कम जो है कंस्ट्रिक्ट करेगा, बहुत आहिस्ता से और कम, इसको कहें पुअर रिस्पॉन्स होगा उसका, ठीक है ना। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये इंट्राक्रेनियल एक्सपेंडिंग हुई हुई है सुप्राटेंटोरियल रीजन में, क्रेनियल ज़ाहिर है, इंट्राक्रेनियल जो रीजन है वहाँ पे सुप्राटेंटोरियल एरिया में क्या हो गया जी, एक्सपेंडिंग हुई होती है कोमाटोज पेशेंट में। ओक्यूलोमोटर जो होते हैं प्यूपिलरी, जो प्यूपिलोमोटर फाइबर्स होते हैं ना, ओक्यूलोमोटर नर्व के अंदर पड़े हुए जो सबअर्कनॉइड स्पेस में, वो इफेक्ट हुए होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो है डायलेटेड प्यूपिल आपको मिलेगा, कंस्ट्रिक्टेड नहीं मिलेगा। और दूसरा जो है मायोटिक प्यूपिल मिल सकता है आपको कोमाटोज जब पेशेंट में, ये डायलेटेड के लिए था, ठीक है, प्यूपिल डायलेटेड। और कंस्ट्रिक्टेड कब मिलेगा? जबकि इनहिबिटरी जो आपको पता है कि इम्पल्सेस हैं इनहिबिटरी ना आ रही हूँ एंडिक वेस्टफाल न्यूक्लियस पे, ठीक है। पहले तो इस सिचुएशन में मिलेगा कि इनहिबिटरी नहीं आ रही इम्पल्सेस। दूसरा किस सिचुएशन में मिलेगा कि पोंटाइन हेमरेज, ये आपने याद रखना है। ये एमसीक्यू आता होता है कि पोंटाइन हेमरेज में आपको कौन सा प्यूपल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये इन्वॉल्व करता है एंडिक वेस्टफाल न्यूक्लियस को, पोंटाइन हेमरेज। उसकी वजह से क्या होगा कि इम्पल्सेस मोर ज़्यादा जनरेट होंगे, ठीक है। और एट द एंड क्या होगा जी, कंस्ट्रिक्शन प्यूपल की हुई मिलेगी आपको कोमाटोज पेशेंट में। किस सिचुएशन में? पोंटाइन हेमरेज की सिचुएशन में। जबकि डायलेटेड इंट्राक्रेनियल रीजन एक्सपेंड हुआ हो तो उस सिचुएशन में मिल रही थी, ठीक है। ये आपने देख भी लेना बुक से। और उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी कंसेप्ट वगैरह समझ आ गए होंगे। प्यूपल का चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया। एनाइसोक्रोमिया का क्या मतलब बताया था मैंने? एनाइसोक्रोमिया का मतलब ये बताया था कि प्यूपल आपका एक तरफ का और दूसरी तरफ का सेम ना हो, तो उस कंडीशन को क्या कहते थे? एनाइसोक्रोमिया। ओके बाय।